किसी आलीशान बंगले के एक मध्यम रोमांटिक लाइटिंग वाले कमरे में फ्लोर से लेकर दीवार तक और साइड लैम्प से लेकर उसके स्विचेस तक सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच था। उसी कमरे में एक आलीशान सा स्प्रिंग बेड लगा था जिस पर बिछा सफेद चादर ऐसा दिख रहा था जैसे तारों की रोशनी में खंगाल कर बिछा दिया गया हो। और उसी बेड की सिर्फ टॉप शीट को अपने बदन पर लपेटे तमन्ना उस पर सो रही थी। 22 साल की तमन्ना माथुर स्किन से गोरे रंग की थी, दिखने में नॉर्मल सी, काले बाल, भूरी आंखें और थोड़ा चर्बीदार बदन। आजकल की जुबान में बोले तो चबी थी। दरअसल तमन्ना थी तो उस बिस्तर पर ही, लेकिन लेटी थी नमन के सीने पर और प्यार से उस पर अपनी उंगलियां फिरा रही थी। नमन आहूजा दिखने में एक ठीक ठाक लड़का था, डिसेंट चेहरा, मोटे आईब्रोज और थोड़ा बहुत मस्कुलर बॉडी। उसने तमन्ना की आंखों में देखा और अपनी उंगलियों से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी ही लग रही हूँ तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तमन्ना ने नखरीले अंदाज में कहा। कर लेता अगर दादू ने मुझे तुम्हारे लिए चुना होता, लेकिन उनका मानना है कि तुम तो चिराग के लिए बेटर हो। तमन्ना नमन के सीने में थोड़ा और घुसती हुई बोली, दादू का छोड़ो, तुम्हारा क्या मानना है मुझे वो जानना है नमन। तुम जानती हो दैट आई लाइक यू, पर दादू इन मामले में कितने स्ट्रिक्ट है ये भी पता है ना तुम्हें। उन्होंने तुम्हें चिराग के लिए अगर चुन लिया है तो वो अपनी बात से अब मुकरेंगे नहीं। तमन्ना अपना कोई और सुझाव देने ही वाली थी कि नमन ने पहले ही कह दिया, तुम अपनी डैड से क्यों नहीं बात करती, समझाओ उन्हें। मैंने तो सुना था बाप अपनी बेटियों के लिए जान लुटा देते हैं, फिर तुम्हारे डैड को क्या हो गया, क्यों करवा रहे हैं तुम्हारी शादी उस अंधे चिराग से? हाँ। तमन्ना ये सुनकर चिड़चिड़ा कर एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। नमन ये देख अपने हाथों से तमन्ना के दोनों कंधे सहलाने लगा। डैड का दिमाग तो खराब ही हो गया है जो उस अंधे से शादी करवा के मुझे भी पागल बनाने में लगे हैं। लेकिन नमन, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे उस अंधे भाई चिराग के साथ नहीं। चिराग नमन आहूजा का छोटा भाई था जो देख नहीं सकता था। ये जानते हुए भी उसके दादू ने तमन्ना की शादी चिराग से तय कर दी थी। नमन ने उसके साथ लाइन क्रॉस करने में एक बार भी नहीं सोचा। उसने अपने अंधे भाई की मंगेतर के साथ जिस्मानी रिश्ता जोड़कर भाई के रिश्ते को भी अपाहिज कर दिया था। तमन्ना अभी भी मुंह चढ़ाकर बैठी थी। तभी नमन ने एकदम से उसे कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तमन्ना ने तुरंत पूछा, क्या? प्लीज बताओ जल्दी। तुम अपने बदले अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करवा देती उससे? क्या नाम है उसका? रूही है ना? हाँ, आखिर एक अंधे के लिए उससे बेटर और क्या ही मिल सकती है। बीवी चाहे जैसी हो, उसे कौन सा उसको देखना है। तमन्ना भी बिल्कुल उछल कर बोली, तुम एक्चुअली सही कह रहे हो। पति को कुछ दिखेगा नहीं और बीवी देखकर भी कुछ समझ नहीं पाएगी। क्या सही कॉम्बो होगा दोनों का। मारे खुशी के तमन्ना ने नमन के होठों पर किस कर लिया और नमन ने भी बदले में कसकर उसे गले से लगा लिया। दोनों प्यार में इतने बेपरवाह थे कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि उनके कमरे का दरवाजा तक ठीक से बंद नहीं था। कोई अगर थोड़ा भी ध्यान लगा ले तो कमरे में चल रही सारी बातें साफ साफ हर्फ बहर्फ सुन सकता था। आखिर कमरे के ठीक बाहर बैठी रूही ने सारी बात अपने कानों से सुन ली। रूही गरेवाल 23 साल की एक लड़की थी जो दिखने में बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, छोटे से सुंदर से होंठ और शरीर का रंग इतना गोरा कि 10 मिनट धूप में खड़ी हो जाए तो रूह अफ़ज़ा की बोतल लगने लगती थी, इतनी गुलाबी हो जाती थी। जैसी बारबी डॉल हाथ में लेकर घूमती थी ठीक वैसी ही लगती भी थी। मगर तमन्ना की बातें सुनकर रूही का दिल बैठ गया था, चेहरा एकदम उतर गया था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे जैसी ही खोटी किस्मत लेके आया है वो लड़का जिसे इस नमन जैसा भाई मिला। नमन का आइडिया सुनते ही जैसे तमन्ना के दिमाग में कुछ तो शैतान घुस गया था। उसने मन ही मन सॉरी प्लानिंग कर ली थी कि उसे अब आगे क्या करना है। उसके अंदर अब रत्ती भर भी सब्र नहीं रह गया था। उसने फटाक से अपने कपड़े पहने, नमन को एक लास्ट सी ऑफ किस दिया और कमरे के बाहर निकल गई। बाहर निकलकर आई तो रूही अपनी डॉल से बातें कर रही थी। अपनी बहन तमन्ना को देखते ही रूही उससे बोल पड़ी, दीदी डॉल बेबी को शादी करनी है, हम करेंगे ना इसकी शादी, नहीं करेंगे ना तो डॉल बेबी रोएगी। तमन्ना ने रूही के कंधे कस के पकड़े और कहा, तुम डॉल बेबी से प्यार करती हो ना? रूही ने बड़ी सी मुस्कान के साथ सर हिलाकर कहा, हाँ, इतना सारा प्यार करती हूँ। तमन्ना ने फिर पूछा, जो डॉल बेबी बोलेगी वो करेगी ना? रूही ने सर हिलाकर फिर हाँ कह दिया। तमन्ना ने रूही की डॉल उठाई और अपने कान पर लगाया और बोली, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डॉल बेबी ने अभी मेरे कान में कहा है कि वो चाहती है कि रूही अपनी शादी कर ले, और अगर रूही उसकी बात नहीं मानेगी तो डॉल बेबी मर जाएगी।
बिल्कुल रूही के पापा की तरह। क्या तुम चाहती हो रूही कि डॉल बेबी तुम्हारे पापा की तरह मर जाए? रूही ने तमन्ना की बात सुनकर एकदम उदास सा चेहरा बना लिया। तमन्ना ने उसे समझाते हुए कहा, तो तुम शादी करोगी ना रूही? रूही ने सर हाँ में हिला दिया। मना मत करना, वरना डॉल बेबी भी तुम्हारे पापा की तरह मर जाएगी, ठीक है ना? और सुनो, डैड अगर आज के बारे में पूछे तो कह देना कि हाँ तमन्ना दी मुझे घुमाने भी ले गई और आइसक्रीम भी खिलाया। रूही ने मासूमों की तरह फिर से सर हिलाकर हाँ कर दी, मगर तमन्ना ने दांत पीसते हुए फिर कहा, अगर नहीं बोला ना तो डॉल बेबी को गाड़ी के नीचे फेंक दूंगी, समझी? तमन्ना अपने दिमाग में चल रही सारी उल्टी सीधी बातों की पट्टी रूही को पढ़ा चुकी थी, उसका ब्रेन वॉश कर दिया था और ये सब करके उसे घर ले आई थी। घर आते ही तमन्ना जानबूझकर उदास होने का ड्रामा करने लगी, ऐसी रोती हुई सूरत बनाई कि मर्दा भी कफन उठाकर उसका हाल पूछ ले। घर के अंदर हॉल में तमन्ना की माँ रोमा माथुर एक बड़े ही एंटीक से डिजाइनिंग टेबल पर बैठी थी। दिखने में उम्र कुछ 46-47 की लग रही थी। गोरा रंग, कंजी सी छोटी छोटी आंखें और गालों पर हल्के चेचक के गड्ढे। माथे पर कुछ बाल नारंगी से भी दिखाई पड़ रहे थे। लग रहा था बालों में मेहंदी लगाने की आदत थी। उनके चेहरे से पहले अगर किसी चीज पर नजर पड़ रही थी तो वो थी उनके कानों में पहने हुए वो बड़े बड़े डायमंड इयररिंग्स। गले में भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था, असली मोती के चोकर थे, बिल्कुल फाइन डिजाइन वाले। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, ऐसी उतरी हुई सूरत क्यों है तुम्हारी? क्या हुआ? तमन्ना ने कोई जवाब भी नहीं दिया, मगर रोमा तो बस फनफनाती हुई आई और कसकर रूही का हाथ मरोड़ दिया। हाथ मरोड़ते ही रूही जमीन पर बैठ गई और पैर घिस घिस कर रोने लगी। मम्मा ने मारा, मम्मा गंदी। रोमा ने झड़प कर कहा, पक्का पक्का इसी लड़की ने फिर से कुछ तमाशा कर दिया होगा। इंसल्ट करवाने का तो एक मौका नहीं छोड़ती ये लड़की। मेरा तो किटीज तक जाना छुड़वा दिया है इस लड़की ने। वहां जाओ तो लेडीज स्नैक्स से ज्यादा मेरा दिमाग खाने लगती है, वो भी इसके बारे में पूछ पूछ कर। पागल कहीं की। रूही अपनी गर्दन झुकाए ये सारी बातें बस चुपचाप सुन रही थी और अपनी डॉल की ओर देखकर रो रही थी। लेकिन अपनी माँ के लाड़ में आकर तमन्ना नखरे करते हुए बोली, माँ आप प्लीज पापा से बात करो ना, मुझे नहीं करनी है उस अंधे लड़के से शादी। क्या कहा तुमने? पीछे से एक कड़क मर्दाना आवाज सुनाई दी। तमन्ना ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसके डैड यानी अरुण माथुर खड़े थे। मिस्टर माथुर सफेद सूती का कुर्ता और ऊपर एक महंगी सी वेस्ट कोट डाले हुए थे। बदन थोड़ा गुलथुल सा था, इसलिए कुर्ता पेट पर हल्का सा कस रहा था। बाल भी काफी काले उजले से दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने अपनी गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा निकाला और तमन्ना की तरफ आगे बढ़कर कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज एक आखिरी बार फिर कह रहा हूँ कि ये शादी होकर रहेगी। अपने बाप की ऐसी सख्ती देखकर तमन्ना बिल्कुल शांत हो गई और गुस्से से उनकी आंखों में घूरने लगी। माथुर साहब फिर बोले, कितनी बार तुम्हें बताया है मैंने कि अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा, मगर बार बार वही बात दोहराए जा रही हो। कान खोलकर सुन लो मेरी बात, तुम्हारी शादी अगर होगी तो अहूजास के साथ ही होगी। हाँ डैड, तो कीजिए ना शादी, अहूजास के घर ही कीजिए, बस उनके उस अंधे बेटे से नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे से। आपको खुद सोचना चाहिए डैड कि आप अपनी बेटी के लिए एक अंधा दामाद चुन रहे हैं। आपको हो क्या गया है? माथुर साहब ने अब एकदम गुस्से में कहा, जस्ट शट अप तमन्ना। पति कैसा है ये मत देखो, पैसे वाले के घर जा रही हो उसे सोचकर खुश रहो। वैसे भी तुम्हारा गुची प्राडा के खर्चे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तमन्ना भी अब बिल्कुल खिसिया चुकी थी। उसने भी अब एकदम झड़प कर कहा, दिक्कत क्या है आपको लाइफ में यार? क्यों पैसा पैसा कर रहे हो इतना? इसका पैसा है तो इतना, ग्रेवल अंकल छोड़कर गए तो है इतना सारा। तमन्ना ने रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेवकूफों जैसी बातें मत करो तमन्ना, वो पैसे अब तक रखे हुए नहीं है। 50 काम होते हैं दिन में। और अपना लाइफस्टाइल देखा है तुम दोनों ने? फ्राइडे से तुम्हारा वीकेंड शुरू हो जाता है और संडे खत्म होते होते मेरे फोन पर 2 लाख डेबिटेड का मैसेज आ जाता है। तुम्हें ये शादी करनी होगी, बस इट्स अ डील, अंडरस्टैंड दैट। तमन्ना ने एक लंबी सांस ली और दोबारा समझाते हुए कहा, माथुर्स के साथ डील ही चाहिए ना उनको, तो मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो आप? इस पागल की शादी करवा दीजिए ना, बस दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठाना ही तो है। अपने बारे में सुनते ही रूही ने ध्यान से अपने कान लगा लिए। तमन्ना, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? नाक के नीचे से ऊंट निकालने वाली बात है ये? नो, नहीं हो सकता ये। माथुर साहब ने माथे का पसीना पोंछते हुए एक सांस ली और फिर से तमन्ना को समझाने की कोशिश की।
तमन्ना, उन्होंने तुम्हारी फोटो देख ली है। Why don't you understand? उनके बहुत एहसान है मुझ पर। और फिर रूही की ये हालत नहीं है कि उसकी शादी करके कहीं और भेज दिया जाए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता जो तुम कह रही हो। तो ठीक है, फिर मैं भी वो नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं। और अगर आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर उस अंधे से शादी नहीं करूंगी। तमन्ना की ये बात सुनते ही रोमा ने तुरंत तमन्ना को अपने गले से लगा लिया और माथुर साहब को उंगली दिखाकर कहा, खबरदार, जो आपने अब कोई जबरदस्ती की तो अगर तमन्ना को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ये जान लीजिए आप। तमन्ना ने लाड़ में आकर फिर से अपने डैड को मनाने की कोशिश की। डैड, आप क्या कर रहे हो? आप अपने दोस्त की पागल बेटी को बचाकर खुद की अच्छी भली बेटी की लाइफ खराब करने पे क्यों तुले हो? तमन्ना की ऐसी भारी भरकम बातें सुनकर माथुर साहब सोच में पड़ गए और धीरे से बोले, तुम्हें उसे देखकर लगता है कि वो इन सब झमेले में कोऑपरेट कर पाएगी? तमन्ना रूही के पास जाती हुई बोली, बिल्कुल करेगी डैड, क्यों नहीं करेगी? वो तो आज ही कह रही थी कि उसको शादी करनी है ना रूही? बोल रही थी ना तुम? हाँ, करनी है ना तुम्हें शादी? चलो डैड को बताओ। हाँ, रूही खिलखिलाकर हंसी और ताली बजाते हुए बोली, हाँ करनी है शादी, फिर बेबीज भी करना है, मैं बेबीज के साथ खेलूंगी, ओके? माथुर साहब रूही को आंख भरकर देखने लगे। उनके चेहरे पर असमंजस साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वहीं रूही के ठीक पीछे खड़ी तमन्ना की आंखें अपने डैड से जवाब मांग रही थी। क्या माथुर साहब रूही की शादी करने के लिए तैयार होंगे? क्या अहूजाज माथुर की चाल का पता लगा पाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।